हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो 10वीं का क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान का, उसका मिलान कर लीजिए। उसके आंसर की देखिए भी किस प्रकार प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न इसमें आया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। ये इसमें सही ऑप्शन आपका राइट था, 1942। ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। तारीख भी याद रखना, क्या पता आगे डेट पूछ ली जाए वार्षिक एग्जाम में। निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक माना गया भी। इसमें कपास के आने से क्या भी नए युग में क्रांति आई, तो बे ऑप्शन राइट होगा इसमें। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है भी। इसमें गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं वो है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने 1873 में ये पुस्तक लिखी। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है भी। लौह अयस्क अनवीकरण संसाधन है, इसको दोबारा बनने में बहुत लंबा समय लगता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत की गई भी। ये प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 1973 में की गई थी, और इसकी डेट पूछी जाए तो आप 1 अप्रैल 1973 बताना। हीराकुंड बांध बनाया गया है अभी। हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा के अंदर है, महानदी पर बनाया गया है। ए ऑप्शन राइट था आपका। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल में जूट आएगा, आपका क्या आएगा अभी, जूट आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको यहाँ पर सभी एग्जाम के आंसर की उपलब्ध करवाएंगे, साथ ही नमूना प्रश्न पत्र भी अब आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। संस्कृत का अभी थोड़े से टाइम बाद में संस्कृत का मॉडल पेपर हम आपको दे देंगे। निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है भी। ये बेंगलुरु है। और भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों को पुनः संकलित किया गया। इसमें 16 ऑप्शन आपका राइट होगा। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना है भी, 1/3। दे ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। 11 नंबर प्रश्न देखो भी, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें आपका बे ऑप्शन राइट होगा, 16.6%। और राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है उसे कहते हैं सत्ताधारी दल या रूलिंग पार्टी कहते हैं। वीडियो शेयर जरूर करना दोस्तों में, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले इससे। दुनिया के अधिकांश समाज रहे हैं, कैसे रहे हैं भी, मेल डोमिनेटेड या पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है भी। ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बे ऑप्शन राइट होगा। और किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है भी। इसमें प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता स्थिति, औसत साक्षरता। दे ऑप्शन राइट होगा आपका। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है भी। इसमें ये सेवा क्षेत्र है, लगभग 40% से ऊपर। और ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। व्यवसायिक बैंक हैं, सहकारी समिति है, ग्रामीण बैंक भी है, नियोक्ता नहीं है। सही ऑप्शन राइट होगा इसमें। और भारत में उपभोक्ता संरक्षण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया अभी। ये आप 1986 में बताएंगे। और लागू ये कब हुआ था अभी, 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ था। तो यहाँ पर भी भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, ये 87 उत्तर आपका सही होना चाहिए। वैसे तो इसका 86 में बना था ये कानून, पर तो लागू हुआ था वो 15 अप्रैल 1987 को हुआ था। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें दे ऑप्शन भी सही माना जाएगा। लागू पूछा गया है, इसमें आपका आंसर 1986 भी सही हो सकता है, परंतु लागू पूछा गया है तो ये आप जरूर ट्राई करना। 19 नंबर प्रश्न देखो भी, 1930 में किसने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसमें भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न देखिए भी, क्या है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था भी। भाप के इंजन का सबसे पहले इंजन बनाया था थॉमस न्यूकोमेन ने बनाया था 1712 में। और जेम्स वॉट ने उसको नया रूप प्रदान किया था 1769 में। तो बुक्स में जेम्स वॉट का नाम भी आता है, पर तो सबसे पहले इंजन है वो थॉमस न्यूकोमेन ने 1712 में बनाया था। इसमें संशोधन जेम्स वॉट ने किया था। भारत के राज्य में वन सर्वाधिक, इसमें भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है इंडिया के अंदर। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है भी, प्राथमिक क्रिया है। कृषि और उद्योग हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं है। कृषि बिना उद्योग नहीं चलेंगे, उद्योग बिना कृषि का कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कौन कौन से भी, नेता होते हैं इसमें राजनीतिक दल में, सक्रिय सदस्य भी होते हैं, और अनुयायी होते हैं, फॉलोअर। तीनों
इसके हिस्से हैं। और 25 नंबर प्रश्न देखिए भी, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? मुद्रण क्रांति क्या है भी? हाथ से छपाई या हस्त मुद्रण से यांत्रिक मुद्रण की ओर हुए ऐतिहासिक बदलाव को ही मुद्रण क्रांति कहते हैं। ठीक है, पहले हाथ से छपाई होती थी, फिर यंत्रों से होने लग गई, तो इसे ऐतिहासिक बदलाव या मुद्रण क्रांति कह सकते हो आप। शासन के 3 प्रमुख घटक हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे भी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1951 में उन्होंने पार्टी की नींव रखी थी। और लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं भी? इसमें आपका आंसर 1984 में बीजेपी की ऐसे स्थापना हुई थी, संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। आप और इसमें ट्राई कर लेना। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं भी? लोकतंत्र क्या होता है? सरकार की एक प्रणाली है जहां नागरिक सीधे सत्ता का प्रयोग करते हैं या एक शासी निकाय बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। वो क्या कहलाती है? लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता का तंत्र, जनता का शासन। मुद्रा के कोई 2 आधुनिक रूप बताने। एक तो कागजी मुद्रा है, इसमें नोट और सिक्के आते हैं। एक है मांग जमा, जिसमें चेक आता है या एटीएम आता है। 23 नंबर प्रश्न देखो भी क्या दिया गया इसके अंदर। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के 4 कारण। उपभोक्ता आंदोलन के कोई 4 कारण बताने, तो आप एक बता सकते हो, अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण आंदोलन करना पड़ा। 2 नंबर है जागरूकता की कमी। 3 नंबर है कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता उन्होंने समझी। और 4 नंबर है उपभोक्ता सक्रियता के कारण भी आंदोलन हुआ। उपभोक्ता थे वो सक्रिय हो गए। 31 नंबर प्रश्न देखो भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें पहला था करों का भुगतान नहीं करके, उन्होंने करों का भुगतान नहीं किया था। 2 नंबर है उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेकर, उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में खुला भाग लिया था, समर्थन किया था उनका। 32 नंबर प्रश्न देखो, बाद में मुद्रण से पहले की पांडुलिपियों पर टिप्पणी करनी है आपको। मुद्रण जो नोट छपाई का कार्य स्टार्ट हुआ, उससे पहले क्या होता था अभी? इसमें ताड़ के पत्तों, बर्च की छाल, हाथ से बने कागज पर लिखी जाती थी मुद्रा। ताड़ के पत्ते काम में लिए जाते हैं मुद्रा के रूप में, बर्च की छाल या हाथ से बने कागज पर लिखी जाती थी। 33 नंबर प्रश्न देखो भी, औद्योगिकरण से भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में क्या बदलाव आया भी? इसमें कई बदलाव आए थे। एक बता सकते हो, हाथ से उत्पादन का मशीनीकरण उत्पादन हो गया था। पहले हाथ से कपड़ा बनता था, फिर मशीनों से बनने लग गया। एक तो ये हुआ औद्योगिकरण के कारण। 2 नंबर क्या था भी कि गति और मात्रा में वृद्धि हुई और पारंपरिक दस्तकारी की जगह कारखानों में संगठित उत्पादन होने लग गया। परंपरा के अनुसार जो दस्तकारी चल रही थी उसकी जगह कारखानों में उत्पादन स्टार्ट हो गया। भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित करने के उपाय पूछे जाएं तो आप बता सकते हो, ज्यादा से ज्यादा वन रोपण किया जाए, पशुचारण पर रोक लगाई जाए और रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती अपनाई जाए, तो भूमि निम्नीकरण को हम रोक सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखो भी, जल संसाधन के प्रमुख स्रोतों को संक्षेप में बताना है। इसमें आप वर्षा का वर्णन कर सकते हो, नदियां, झीलें, भूजल, हिमनद का वर्णन कर सकते हो। आपको वर्णन करना है थोड़ा थोड़ा। आगे देखो भी, जीविका कृषि। जीविका कृषि जिसे स्थानांतरशील कृषि कहते हैं या जीविकोपार्जन कृषि कहते हैं, की विशेषताएं बतानी है। पहली विशेषता बताओगे, छोटे भूमि जोत, छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं। परिवार की आवश्यकता के लिए खेती करना, ये लोग होते हैं अपने पेट भरने के लिए खेती करते हैं। आगे है आधुनिक तकनीकों का सीमित उपयोग, मतलब पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे आधुनिक ट्रैक्टर है, बीज रासायनिक बीज है या हाइब्रिड बीज, इनका प्रयोग नहीं करते वो। 37 नंबर प्रश्न देखो भी, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भी गठबंधन सरकार वो होती है एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक दलों का सहयोग से बनती है। एक से ज्यादा राजनीतिक दलों के सहयोग से बनती है, जैसे एनडीए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो भी, धर्मनिरपेक्ष शासन से आप क्या समझते हैं? भी धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है? भी एक ऐसी व्यवस्था
जिसमें राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, वो धर्मनिरपेक्षता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें कोई धर्म विशेष नहीं है। बस 39वां प्रश्न देखो भी, नवीकरण व गैर नवीकरण संसाधनों में क्या अंतर है भी। नवीकरण संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। और गैर नवीकरण संसाधन वो होते हैं जिन्हें एक बार समाप्त होने के बाद में दोबारा प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे खनिज तेल है। तो आप ये उदाहरण भी दे सकते हो। अल्प बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है भी। अल्प बेरोजगारी वो होती है जिसमें व्यक्ति को काम तो मिलता है परंतु वो क्या होता है भी, उसकी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, जिसे क्या कहते हैं भी, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसमें व्यक्ति काम तो लगा हुआ प्रतीत होता है परंतु उसको उत्पादन इसमें कम होता है। जैसे कृषि के अंदर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, खेती के अंदर व्यक्ति 2 महीने काम करता है, 4 महीने खाली बैठा रहता है। ग्रामीण क्षेत्र है तो कृषि क्यों महत्वपूर्ण है भी। ग्रामीण क्षेत्र तो कृषि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनके पास रोजगार के दूसरे साधन नहीं है और व्यक्ति क्या है भी, अशिक्षित और कम पढ़े लिखे होने के कारण ये कार्य बेहतर कर सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों में बैंकों का क्या भूमिका है भी। इसमें आप बता सकते हो, पूंजी का संग्रहण और वितरण करना बैंक करते हैं, पूंजी संग्रहित भी रखते हैं और वितरण भी करते हैं, विकास को प्रोत्साहन देते हैं, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, ये कई काम बैंकों के होते हैं। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न था, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं बतानी थी। इसमें आप बता सकते थे, उदारवादी राष्ट्रवाद है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाता है, लोकतांत्रिक शासन होता है, वहां पर कानून का शासन होता है, समानता होती है, वहां पर राष्ट्र की संप्रभुता पर महत्व दिया जाता है, संविधान का भी महत्व होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद में सहायक कारक बताने थे आपको। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ या स्थापना हुई, किन कारकों के कारण हुई भी। पहला था औद्योगिक क्रांति, 2 नंबर है उदारवाद का प्रभाव, 3 नंबर है फ्रांसीसी क्रांति ने भी सहयोग किया, नेपोलियन का आक्रमण भी काम आया और सांस्कृतिक बौद्धिक आंदोलन भी इसमें मुख्य भूमिका में था और रूढ़िवाद का उदय भी इसमें मुख्य भूमिका में था। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, महामंदी के कारणों विस्तृत चर्चा कीजिए। महामंदी क्यों आई थी भी। 1929 में अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश हो गया था, बैंकों की विफलता, अत्यधिक उत्पादन कर दिया तो खरीदने वाले लोग नहीं मिले, और स्पूट होली टैरिफ अधिनियम लागू करना भी क्या भी महामंदी का कारण था। इन दोनों में से आप टिप्पणी करनी थी, आप कर सकते थे हिटलर पर और विश्व बैंक पर। और 45 नंबर प्रश्न है अभी, वैश्वीकरण और उदारीकरण ने आम लोगों को किस प्रकार प्रभावित किया। वैश्वीकरण क्या होता है अभी, पूरा विश्व में अपने बाजार को स्थापित करना, और उदारीकरण होता है अपने देश में या कोई क्षेत्र में उदार नीतियां अपनाना, जैसे कोई टैक्स मतलब नहीं लगाना और टैरिफ नहीं लगाना। इसमें देखो भी क्या अन्य लोगों से किस प्रकार प्रभावित किया भी, रोजगार अवसर और उपभोग में वृद्धि हो गई, रोजगार के अवसर बढ़े वैश्वीकरण उदारीकरण से, और उपभोग में वृद्धि हो गई, लेकिन असमानता और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। एक उद्योग आगे चला गया, एक पीछे रह गया और कंपटीशन बढ़ गया। 2 बताओ इसमें मुख्य मुख्य कारण। एक तो रोजगार के अवसर बढ़े, उपभोग बढ़ा, लोगों ज्यादा चीजें यूज कंज्यूम करने लग गए, असमानता बढ़ी और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। अगला है न्याय संगत वैश्वीकरण है तो सुझाव दीजिए। न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है भी, इसमें पहली बात तो है सरकार की नीतियां सभी की रक्षा करने वाली होनी चाहिए, सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि सभी लोगों की इसमें रक्षा हो। 2 नंबर है इसमें छोटे उत्पादकों को समर्थन देना चाहिए, तब न्याय संगत वैश्वीकरण होगा। या फिर निष्पक्ष व्यापार के नियम बनाने चाहिए, इसमें व्यापार पक्षपात ना हो, और श्रम कानून भी बनाने चाहिए। तब देखो 46 नंबर में आपके 2 मैप आए हुए थे भारत के, वो आप कैसे फिलअप करके आए। यहां पर देखो भी ये क्या है भी, यहां से आपको भरना था जरिया, ये जो क्षेत्र है यहां पर क्या था भी जरिया, यहां पर था बोकोरो, और ये पश्चिम बंगाल में था रानीगंज, और ये था यहां पर मयूरभंज, और ये क्षेत्र था तालचेर, और ये था बेलाडीला,
और ये क्या है भाई, दुर्ग, और ये नेवली, और ये कुंद्रेमुख, और ये बेलारी। ये क्षेत्र आपको फिलअप करने थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ज्योग्राफी संस्कृत का पेपर भी हम आपको यहाँ पर अभी उपलब्ध करवाएंगे थोड़ी देर में, तो आप संस्कृत का पेपर जरूर देखें।